नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग की। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर राहुल गांधी आज एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पंजाब को लेकर मीटिंग होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी 20 दिन बाद कल विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन हाई हो गई है। चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में अपनी मांगें साफ तौर पर रखती हैं। पहली, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और दूसरी, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करके पूरा चुनाव लड़ा जाए और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। इस तरह पंजाब कांग्रेस दो गुटों में बंटी दिख रही है। एक गुट पूर्व सीएम चन्नी के साथ है, तो वहीं दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ खड़ा है। 11 जुलाई को पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक हुई, जिसमें चन्नी गुट के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पद से हटाने की मांग कड़े शब्दों में रखी। भूपेश बघेल ने सभी नेताओं के मन की बात कांग्रेस आलाकमान को पहुंचा दी है। अब आज की बैठक में भूपेश बघेल के दिए फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। सवाल यही है कि राहुल गांधी पंजाब को लेकर आखिर क्या फैसला लेंगे। क्या वो चन्नी गुट के प्रेशर में झुकेंगे या फिर राजा वडिंग के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी करेंगे। अब इन तमाम पहलुओं पर नजर बनी हुई है। राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट आए हैं और जिस वक्त राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे, उसी दौरान पंजाब कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई थी। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के सामने पंजाब में। चन्नी को नाराज करें तो दलित वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वडिंग को हटाते हैं तो जट सिख नाराज हो जाएंगे। ऐसे में क्या हल राहुल गांधी खोज पाएंगे सबसे बड़ी मुसीबत का? बिल्कुल प्राची, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल जो है खोजना कांग्रेस आला कमान के लिए बेहद मुश्किल काम होगा। और अभी पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और केसी वेणुगोपाल का पहुंचना अभी बाकी है। यहीं पर 10 राजाजी मार्ग पर खड़गे के आवास पर यह बैठक होने वाली है, जिसमें पंजाब समेत अन्य राज्यों के भी कुछ मसलों पर चर्चा होगी। कर्नाटक में भी क्योंकि एक कैबिनेट एक्सपेंशन जो है उसकी संभावना है, उसको लेकर के भी देखना होगा इस बैठक में चर्चा होती है या नहीं, लेकिन पंजाब को लेकर जरूर चर्चा होगी। अब जिस तरह से आपने भी बताया दर्शकों को, क्योंकि राजा वडिंग के साथ खड़े रहने का फैसला कांग्रेस आला कमान ऑलरेडी ले चुका है। ऐसे में वो फैसला अगर पलटता है तो उससे कांग्रेस का हाईकमान पूरे देश में वीक दिखेगा और फिर तमाम राज्यों की इकाइयों तक ये संदेश पहुंचेगा कि भाई आप आर्म ट्विस्ट करके कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान को झुका सकते हैं, जो बिल्कुल भी कांग्रेस की लीडरशिप के लिए मुनासिब नहीं होगा, मुफीद नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे और राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गोवा हो, जहां इस तरह की अंदरूनी कलह जो है वो भीतर भीतर बहुत सिमर कर रही है। तो ऐसे में अपने फैसले को वापस लेकर के इन तमाम इकाइयों में भी एक फैसला कांग्रेस आला कमान एक तरीके से अपरोक्ष रूप में दे देगा, जो कांग्रेस आला कमान नहीं करना चाहेगा। इसलिए सबसे बड़ी आफत कांग्रेस आला कमान के लिए यही है, अपने फैसले से पलटे तो संदेश बहुत खराब जाएगा और नहीं पलटे तो पंजाब हाथ से कांग्रेस पार्टी के जाने वाला है। क्योंकि बात सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की नहीं है प्राची, आपको देखना होगा ये जो नेता हैं, तमाम साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है प्रभारी के द्वारा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो एंटी वडिंग खेमा है वो आपको मोटा मोटा यूनाइटेड ही दिखा। लास्ट मीटिंग भी जो भूपेश बघेल के साथ हुई, उसमें चाहे फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, उसमें चाहे परगट सिंह हो, उसमें चाहे राणा गुरजीत सिंह हो, ये तमाम नेता हैं जिसमें जट सिख चेहरे भी हैं और चन्नी दलित चेहरा है। तो ये सिर्फ बात चरणजीत सिंह चन्नी की नहीं, ये तमाम लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर राजा वडिंग कंटिन्यू करते हैं तो उनकी लीडरशिप में हम 27 के चुनाव में काम नहीं करेंगे, हम घर बैठ जाएंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, खाई तो इतनी गहरी हो गई है कि अब वडिंग को लेकर कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल अगर नाराज गुट कर रहा है तो देखने वाली बात है कि राहुल गांधी क्या हल निकालते हैं और क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या दो अलग अलग गुटों में कांग्रेस बिखर जाएगी आने वाले विधानसभा चुनावों में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। यहां भी अगले साल चुनाव है और उससे पहले राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर भयंकर तनाव है। अखिलेश यादव राम के नाम पर जमकर सियासत कर रहे हैं, तो इस बीच अब अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वॉर तेज हो गया है। दान चोरी को लेकर हो रही सियासत के बीच अखिलेश के खिलाफ अयोध्या, लखनऊ और मथुरा समेत यूपी के कई शहरों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की हनुमान गढ़ी का भी जिक्र किया गया है।
पोस्टर्स में राम मंदिर और अयोध्या से जुड़े सपा नेताओं के पुराने बयान लिखे गए हैं। पोस्टर्स पर दिल में बाबर, मुंह में राम तथा मुलायम सरकार की असलियत जैसे नारे भी लिखे गए हैं। एक पोस्टर में लिखा है कि जब अयोध्या में हनुमान गढ़ी पर नमाज कराई, सपा को तब नहीं लाज आई। इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इन पोस्टर्स पर बुरी तरह से भड़की हुई है। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव राम की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। अपने हर बयान में सनातन के दुख का जिक्र अखिलेश यादव करते हैं, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि 27 में एमवाई के अलावा कुछ और वोट अखिलेश यादव जोड़ना चाहते हैं और ऐसे में इन पोस्टर्स ने सियासी पारा हाई कर दिया है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, देखिए अखिलेश यादव ने जो पिच चुनी है आने वाले चुनावों के लिए, जाहिर बात है बहुत कंफर्टेबल करने वाली है नहीं। वो जितना राम का नाम लेंगे उतने ही ऐसे पोस्टर सामने आएंगे और उनके पुराने बयान, उनके नेताओं के पुराने बयान उनके सामने रखे जाएंगे। प्राची, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से सनातन की पिच पर यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव थोड़ा सा अपना जो लाइन लेंथ है वो इस समय चुनाव से ठीक पहले बदलते हुए नजर आ रहा है, और जिसका कि आपने जिक्र किया, एम और वाई तो उनके पास वोट कंसोलिडेट आता है, ये हर चुनाव दिखाता है, लेकिन वो उन्हीं वोट्स को जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे वोट लेना चाहते हैं जिसके दम पर वो एक बार फिर से 2012 वाला परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दोहरा सके। जब समाजवादी पार्टी के पोस्टर के ऑफिस के बाहर जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं उसमें लिखा जाता है कि समाजवादी पार्टी ही सनातन है, और उसके बाद अखिलेश यादव जाते हैं, शंकराचार्य से मुलाकात करते हैं, उनके कदमों पर बैठ करके बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर जो पोस्टर्स सामने आते हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाली स्थिति के होते हैं, क्योंकि उसमें जिक्र किया जाता है अयोध्या का, उसमें जिक्र किया जाता है वाराणसी की घटना का, उसमें जिक्र किया जाता है उस समय के तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप थी, जिसमें शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, इनके जो बयान हुआ करते थे उन बयानों को भी इन पोस्टर्स में लगाया गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा असहज करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय राम मंदिर चंदा चोरी के जरिए समाजवादी पार्टी एक बार पूरी तरीके से आक्रामक होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन इस तरीके के पोस्टर्स का उनको सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। विशाल, जो रास्ता अखिलेश यादव ने चुना है वो रास्ता बड़ा मुश्किल है, और इस रास्ते पर वो जितने कदम आगे बढ़ाएंगे उनका इतिहास उतना ही उनके सामने आएगा। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं इथेनॉल पर अरविंद केजरीवाल इन दिनों अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीएम को चिट्ठी लिखी, मिलने का समय मांगा। जिसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना और अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए, और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और सर, आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से अपने पत्र में कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शंस अवेलेबल कराना चाहिए, इस पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पहले ही कहा है कि ये फीसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं फीसिबल है? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स तो और नहीं, कौन आप आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं? वो उनका जो इथेनॉल के लिए पैसा 1 लाख करोड़ रुपया, तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया हमने इथेनॉल बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए अब इथेनॉल तो लेना ही पड़ेगा। तो हमसे पूछ के किया था, क्यों किया था भाई? सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, अब जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुमको खरीदना ही पड़ेगा इथेनॉल। हमसे पूछ के, इस देश के लोगों से पूछ के, 140 करोड़ लोगों से पूछ के किया था इथेनॉल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट उन्होंने। पकड़ो उनको, जिसने भी ये डिसीजन लिया था पकड़ो उनको। ये तो इथेनॉल को लेकर अरविंद केजरीवाल अग्रेसिव हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में दंगे के आरोप को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हत्या और आपराधिक साजिश के दोषी पाए गए हैं। उनके 4 और साथियों नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी ठहराया गया है। बीजेपी ने ताहिर हुसैन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। बीजेपी ने कहा ताहिर हुसैन केजरीवाल का खास आदमी था, राइट हैंड था, उसने ही दिल्ली में दंगा भड़काया था। ताहिर हुसैन की तस्वीर जब ये जघन्य
अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से। अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो ताहिर हुसैन के दोषी करार दिए जाने के बाद पूरी बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी पर एग्रेसिव है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी दावा किया है कि ताहिर हुसैन सिर्फ दिल्ली दंगों का मोहरा नहीं, मास्टरमाइंड कोई और था। दिल्ली में हिंदुओं के नरसंहार की बड़ी साजिश रची गई थी। ताहिर हुसैन के घर में बम मिलने के सबूत भी मिले हैं और जिस फैसले का 6 साल से इंतजार किया जा रहा था, अब वो फैसला कोर्ट ने दे दिया है। न्यायालय का एक निर्णय है, बहुप्रतीक्षित निर्णय था। 6 साल से हम इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ताहिर हुसैन इस हत्या में शामिल है, ये कल न्यायालय ने साबित किया है, दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन को। हमारा ये मानना है कि इस मामले में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं। इसीलिए ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, ये जो बड़ी साजिश है दिल्ली के खिलाफ, जिसमें पहले चारों तरफ से सड़कों को बंद कर दो और उसके बाद हिंदुओं का चुन चुन के नरसंहार करो, हिंदुओं की हत्या करने की साजिश था दिल्ली दंगा का पूरा घटनाक्रम। चुन चुन के हिंदुओं को मारना। ताहिर हुसैन के घर में और बाकी जगहों पर जो बम मिले, जो तेजाब मिला, जो पत्थर मिले और जो गुलेल मिली, उसकी फुटेज देश की सारी मीडिया के पास है। अब अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषी कौन कौन हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद, नाजिम कासिम जावेद और अनस ताहिर समेत 11 आरोपी थे, लेकिन 6 सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक। तो एक तरफ दिल्ली में दंगों को लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में दान चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच वक्फ बोर्ड में घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से कई गुना बड़ा घोटाला हुआ है। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और घोटाले की जांच की मांग की है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से बड़ा घोटाला सामने आएगा। ये घोटाला लाखों रुपए का नहीं बल्कि अरबों खरबों की हेराफेरी हुई है। सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें, और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे और ये अरबों और खरबों का करप्शन लोगों के सामने आएगा। और फिर जिन चेहरों पर नकाब पड़े हुए वो नकाब उतर करके ये दुनिया में बरहना और नंगे घूमेंगे, फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोर असली कौन है।
वक्फ बोर्ड को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक और बड़ा बयान दिया है। मौलाना का आरोप है कि सपा सरकार के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा लूट हुई। शहाबुद्दीन के मुताबिक सपा सरकार में आजम खान के चहीतों का वक्फ बोर्ड के बड़े पदों पर कब्जा था। आजम के करीबियों ने वक्फ की संपत्तियों में जमकर लूट खसोट की है। करोड़ों की प्रॉपर्टी भूमाफियाओं को कौड़ी के दाम बेची गई। वक्फ की आमदनी से लोगों ने बड़े बड़े आलीशान मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज होम बनवाए। शहाबुद्दीन ने योगी को चिट्ठी लिखकर इन सब की जांच करने की मांग की है। जो वक्फ के जिम्मेदारान थे, उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी, उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया। वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खां के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां के चहीते लोग हैं। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भूमाफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। पूरी संपत्ति हमारे बुजुर्गों की बर्बाद करके रख दी। अब देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद तो अखिलेश यादव एक्टिव हो गए थे, ट्वीट किया था और क्रेडिट लेती है पूरी समाजवादी पार्टी कि उनकी शिकायत के बाद ही मामला प्रकरण में आया है। अब देखना यह है कि इस आरोप के बाद अखिलेश यादव क्या करते हैं। बहरहाल विशाल, ये जानकारी दीजिए, मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इन आरोपों के बाद कोई जांच इन घोटालों की तरफ की जाएगी? देखिए, हमारे जो सूत्र हैं प्राची उत्तर प्रदेश सरकार में, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल इस चिट्ठी का न सिर्फ संज्ञान लिया जाएगा बल्कि इस पूरे मामले की जांच भी कराई जाएगी, क्योंकि जो बात बताई गई है इस चिट्ठी के दौरान वो काफी ज्यादा संवेदनशील है और इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, 3 बार उसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार का जिक्र किया गया है, जबकि 1 बार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में जब 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान आजम खान के करीबियों को किस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड में, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में किस तरीके से न सिर्फ अध्यक्ष के पदों पर बनाया गया, सदस्यों के तौर पर बनाया गया और उसके बाद करोड़ों की जो जमीन थी उसकी बंदरबाट की गई थी। और आपको याद होगा प्राची, लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी ने काफी सारी वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर रखा था। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ ने किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा था और उसके बाद योगी सरकार ने उन सारी जगहों पर न सिर्फ बुलडोजर चलवाया था, उन सारी जमीन को दोबारा वक्फ में दर्ज करा करके यानी कि सरकारी संपत्ति घोषित किया था। तो निश्चित तौर पर ये चिट्ठी सामने आई है, इसका न सिर्फ सरकार जो है वो संज्ञान लेगी बल्कि इस पूरे मामले में जांच भी कराई जाएगी। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के जो टॉप सोर्सेज हैं वो उन्होंने हमको इशारा किया है और इस बात में निश्चित तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो शिकायतें उन्होंने की हैं शहाबुद्दीन रिजवी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी तो न सिर्फ अरबों का बल्कि खरबों का ये पूरा मामला सामने आएगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि राम मंदिर चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले सामने आ जाने के बाद से उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जांच की मांग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, या फिर जब अपने वोट बैंक की बात आएगी तो कितनी गंभीरता के साथ अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाते हैं और सरकार पर कितना दबाव बनाते हैं जांच के लिए, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। प्रहार में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर अब बंगाल की सियासत गर्मा गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के पास बनी मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया है क्योंकि रनवे का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के फैसले का मुख्यमंत्री सीएम शुवेंदु अधिकारी ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद पर फिलहाल रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। शुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि पिछली सरकारों में इस मस्जिद को जानबूझकर रनवे एरिया के अंदर रहने दिया गया था। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते थे उन्होंने भी मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है, अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। वहीं मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को विश्वास में ले, उनसे बात करके आगे का रास्ता निकाले। बहुत साल से वहां नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। इसको पहले भी बात हुआ था, तो मैं बराबर बोलता हूं कि मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ। लोग डरे हुए हैं। मेरा अपील है वहाँ के लोगों से बात करके इसको सल्टा जाए। टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस का भी कहना है कि विकास के काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, लेकिन सरकार को बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं। विकास के कोई विरोधी हम लोग नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है। पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूं मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करे, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही होगी। अब देखिए, खुलकर विरोध भी टीएमसी और कांग्रेस नहीं कर पा रही है और इस फैसले का स्वागत भी नहीं कर पा रही है, इसलिए बीच का रास्ता इन दोनों ही पार्टियों ने चुना है। सरकार विकास का काम करना चाहती है तो ये दोनों पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि मुस्लिम समाज से बात करके इसे हटाना चाहिए। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार, इस पर एक सियासी पहलू तो अलग है, लेकिन फिलहाल जिस विकास के रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है उसको लेकर क्या कदम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उठा रही है और क्या मुस्लिम समाज से बात की गई है? जी देखिए, ये जो जमीन है ये जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी की है और इसके अलावा राज्य सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी का बातचीत भी चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जहां पर जमीन मांगेंगे उसी जगह पर जमीन दे दी जाएगी। हालांकि फिलहाल के लिए ये जो बातचीत है, ये जो डायलॉग है ये चल रहा है। अभी तक ये पूरा जो मसला है मसला सुलझा नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसीलिए अगले 7 दिन तक ये जो नमाज जो अदा किया जाता था, ये नमाज अदा करना फिलहाल के लिए बंद है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे पहले लगातार इस जगह पे घुसने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये आधार कार्ड इस्तेमाल करके इस जगह पे 5 वक्त का नमाज अदा किया जाता था। लेकिन बंगाल में कई जगहों पर ऐसे फेक फर्जी आधार कार्ड काफी सारे मिले हैं, तो कोई फर्जी आधार कार्ड बना के अगर अंदर चले गए और उसके बाद कोई टेररिज्म हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसी सवाल को फिलहाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है और फिलहाल जो है इस वक्त 7 दिनों के लिए नमाज जो 5 वक्त का नमाज है वो नमाज फिलहाल बंद रखा गया है और मुस्लिम समुदाय के तरफ से भी ये बातचीत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी इस मस्जिद को लेकर काफी कंट्रोवर्सी था, क्योंकि ये सिर्फ एयरपोर्ट जो सेकंड रनवे है, सेकंड रनवे से कुछ ही मीटर दूरी पे है। तो हाई सिक्योरिटी जोन इस एरिया को कहा जाता है और ऐसे में मस्जिद होना, यहाँ नमाजियों का पहुंचना, नमाज अदा करना सिक्योरिटी के लिहाज से लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है और ऐसे में सरकार जो कदम उठाएगी वो अब देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है, हम इसी इकोसिस्टम को एक्सपोज करेंगे। नरेंद्र मोदी से जो हारे हैं, क्या वो टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे हैं? नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने खास तरीके का टूल किट लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं उनके विरोधी टूल किट मैदान में लाते हैं। जानबूझकर कुछ हेडलाइन लिखवाई जाती हैं, फिर उस हेडलाइन को फैलाया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है।
मोदी को बदनाम करने के लिए उन हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ खास शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने के लिए करीब 11 तरीके का विपिन तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनके विरोधी बताते हैं उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, आपको दिखाते हैं। कौन नरेंद्र मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर के वीडियो बनाता रहता है? कौन नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में सीढ़ियों पर नजरें गड़ाए रखता है? नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड करके कौन एजेंडा चलाता है? विदेशी दौरों पर मोदी के वेलकम के लिए जुटी भीड़ का बैकग्राउंड चेक कौन करता रहता है? और वो कौन है जो विदेशी पत्रकारों तक से सेटिंग कर लेता है, मोदी को डिफेम करता है? नरेंद्र मोदी कितने घंटे सोते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, सवालों से क्यों डरते हैं, यह नैरेटिव कौन चलाता है? नरेंद्र मोदी पिछले 58 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सेशेल्स, स्लोवाकिया, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और यूएई, इन सभी देशों से मोदी भारत के हित से जुड़ी कोई न कोई डील करके लौटे हैं। ग्लोबल मैप पर भारत की ताकत बढ़ाकर लौटे हैं, भारत को एक नई पहचान दिलाकर लौटे हैं। हिंदुस्तान में बैठा मोदी विरोधियों का एक इकोसिस्टम ऐसा है जो 58 दिन से लगातार बार बार मोदी की विदेश यात्रा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यह मोदी विरोधी इकोसिस्टम करीब 1400 घंटों से प्रधानमंत्री को डिफेम करने के लिए बेबुनियाद आलोचनाओं का खेल खेल रहा है। पिछले 58 दिनों में 11 देशों की यात्रा पर गए मोदी और भारत की कूटनीतिक जीत को दबाने के लिए इस इकोसिस्टम ने 11 बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, फॉल्स नैरेटिव को पुश किया है। कांग्रेस और उसके पार्टनर्स मोदी के विदेश दौरों में भारत को मिले निवेश, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, रणनीतिक समझौते और कूटनीतिक सम्मान पर कुछ नहीं बोल पाए, इसलिए उन्होंने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया है। वो फॉर्मूला है, एक छोटा सा क्लिप निकालो, उसका संदर्भ मिटा दो, मोदी का मजाक उड़ाओ और उस आवाज को इतना तेज कर दो कि असली काम छिप जाए, प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाए। मोदी विरोधी गुट का मकसद ही यही है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पर गंभीर चर्चा की जगह मोदी की विदेश यात्रा में सीढ़ियों, झपकी, लोगों की संख्या, खाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम और टेलीप्रॉम्प्टर पर फोकस शिफ्ट हो जाए। और यह पूरा नैरेटिव कैसे पुश किया गया? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित करीब 11 देशों में मोदी की एक एक मूवमेंट को ट्रैक करके कैसा कैसा दुष्प्रचार किया गया, आपको एक एक करके सब दिखाते हैं। शुरुआत इस हेडलाइन से करते हैं। न्यूजीलैंड की न्यूज वेबसाइट स्टफ की इस हेडलाइन को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी पर सियासी हमले के लिए इस्तेमाल किया। इस किवी वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के सामान्य कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाते हुए हेडलाइन दी, झपकियां, सीढ़ियां नहीं और स्नाइपर। और फिर कांग्रेस के नेता और उनकी आईटी सेल ने इसी हेडलाइन का इस्तेमाल करके मोदी की उम्र, स्टैमिना और कई घंटों तक काम करने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद का पोस्ट आपके सामने है। कांग्रेस ने हेडलाइन को कैसे ट्विस्ट किया, अब ये देखिए। असली रिपोर्ट में सिर्फ डेडिकेटेड रेस्ट पीरियड्स यानी खास आराम के समय की बात की गई थी। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मल्टी कंट्री टूर में एक नॉर्मल शेड्यूल की बात है। कांग्रेस वाले जो रिपोर्ट अपनी टाइमलाइन पर फैला रहे हैं, उस रिपोर्ट में कहीं भी 10 मिनट की झपकी वाली बात नहीं थी। यह 10 मिनट नैप वाली कहानी बाद में कांग्रेस समर्थकों और मोदी के आलोचकों ने फैलाई।
ताकि नरेंद्र मोदी की उम्र और स्टेमिना पर एक झूठी कहानी गढ़ी जा सके। इसी तरह सामान्य सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर यह दावा बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी बढ़ती उम्र की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, और यह झूठ फैलाया गया कि ऐसे वेन्यूज को प्रेफरेंस दी जा रही हैं जहां सीढ़ियां ना हो। फैक्ट यह है कि विदेशी कार्यक्रमों में जगह जगह की एंट्री और सुरक्षा की जांच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है, जो अनावश्यक रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। रही बात सीढ़ियां चढ़ने की, तो नरेंद्र मोदी को अक्सर प्लेन की सीढ़ियों पर बिना किसी समस्या के, बिना किसी की मदद के चढ़ते हुए देखा जा सकता है। जहां तक नरेंद्र मोदी के 10 मिनट नैप वाले कांग्रेस के फैलाए झूठ की बात है, तो उसका सच भी देख लीजिए। मोदी ने न्यूजीलैंड में एकदम टाइट और लगातार कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल रखा। गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी स्वागत समारोह, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ 1-to-1 मीटिंग, दोनों देशों के डेलीगेशन की बातचीत और एमओयू पर दस्तखत, भारत न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट जिसमें बड़े बड़े सीईओ शामिल हुए, खेल प्रदर्शनी, विपक्षी नेता क्रिस हिपकिंस के साथ बैठक, पीएम लक्सन की तरफ से दिया गया लंच, स्पार्क एरिना में भारतीय डायस्पोरा के 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिटी कार्यक्रम। यानी साफ है कि न्यूजीलैंड में दिन भर मोदी का बिजी शेड्यूल था, कोई आराम की फुर्सत थी नहीं। ऐसे में सवाल है कि इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस और उसकी ट्रोल आर्मी करना क्या चाहती थी, क्या छिपाना चाहती थी? कांग्रेस की ओर से फैलाया गया यह पूरा विवाद दरअसल एक बड़ी उपलब्धि से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा था। जब कांग्रेस और उसकी ट्रोल आर्मी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त मोदी वहां काम कर रहे थे और नतीजे ला रहे थे। कांग्रेस के राज में दशकों तक नजरअंदाज किए गए भारत न्यूजीलैंड संबंधों में मोदी रफ्तार ला रहे थे। मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। 2030 तक का रोड मैप अपनाया गया। अप्रैल 2026 में साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नई रफ्तार मिली, जिसे कांग्रेस की सरकारें दशकों तक नहीं कर पाई। इसके अलावा रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संबंधों में भी ठोस नतीजे निकले। यानी जिस चीज को कांग्रेस ने सालों तक सुला कर रखा था, उसे नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों का सबसे बड़ा मील का पत्थर बना दिया। ये वो बात थी जिसे कांग्रेस छुपाना चाहती थी, इसलिए झपकियां, सीढ़ियां और स्नाइपर वाली कहानियां गढ़ रही थी। न्यूजीलैंड से पहले मोदी का स्टॉपेज ऑस्ट्रेलिया था। मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा लोग मोदी के नाम पर इकट्ठा हुए। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़े कम्युनिटी इवेंट में से एक इवेंट था। मोदी को यहां एक रॉक स्टार वाला वेलकम मिला। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के पन्ने मोदीमय हो गए। द ऑस्ट्रेलियन से लेकर हेराल्ड सन तक हर अखबार के पहले पन्ने पर मोदी के रॉक स्टार वेलकम की ही बात थी, भारत का ही जिक्र था। मगर मोदी विरोधी टूल किट ने यहां भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। मोदी के स्वागत के लिए मेलबर्न में इकट्ठा हुए हिंदुस्तानियों को ही किराए पर लाई गई भीड़ बता डाला। चाय वाला, तो मोर, एक्टिव मोर। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को हथियार बनाया और यह वीडियो घुमाना शुरू कर दिया। मोदी विरोधी टूल किट ने आरोप लगाया कि मेलबर्न में हुए कम्युनिटी इवेंट के लिए 25 से 30,000 लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से लाया गया, सबको पैसे दिए गए। बिना कोई फैक्ट चेक किए कांग्रेस के नेताओं ने भारत में बैठकर सोशल मीडिया पर झूठ परोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो भारत के प्रधानमंत्री को देखने आए लोगों को मुफ्त के टुकड़ों पर पलने वाला तक कह डाला, फ्री की रोटी खाने वाला कह डाला।
मोदी से नफरत ऐसी कि सुरेंद्र राजपूत नाम के जिस कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी टाइम पर ऑस्ट्रेलियाई अखबार का कथित तौर पर फ्री की कड़ी और रोटी वाला पन्ना शेयर किया, वो पन्ना ही फेक था, क्योंकि असली ऑस्ट्रेलियाई अखबार में कहीं पर भी फ्री की रोटी या कढ़ी का जिक्र नहीं था, जैसा कि आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ भी सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने तो और भी शर्मनाक काम किया। उन्होंने सफेद नस्लवादियों द्वारा फैलाई गई नस्लवादी टिप्पणी को खुशी खुशी आगे बढ़ाया कि भारतीयों को बस मुफ्त रोटी करी का लालच देकर भीड़ जुटाई जा सकती है। बिना कोई ठोस सबूत दिए कांग्रेस के हैंडल्स और राहुल के करीबियों ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय डायस्पोरा की बड़ी संख्या में हुई स्वैच्छिक भागीदारी को मनगढ़ंत भीड़ का सर्टिफिकेट दे दिया। मगर कांग्रेस के फैलाए इस झूठ की पोल खुद वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों ने खोल दी। गौर से सुनिएगा। मोदी विरोधियों का फैलाया प्रोपेगेंडा 1 मिनट भी नहीं टिक सका। रही बात मोदी को देखने और सुनने के लिए आने वाली भीड़ की, तो वो मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर आते हैं। विदेशों में मोदी के कम्युनिटी इवेंट्स हमेशा से ही भारी भीड़ खींचते रहे हैं। दो 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। 2024 में अबू धाबी में एहलन मोदी इवेंट में करीब 40,000 लोग शामिल हुए थे। दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा मोदी के कार्यक्रमों में लगातार इतनी बड़ी संख्या में आता रहा है। यही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। लोगों का उत्साह असली था, ना कि कोई स्टेज मैनेज किया हुआ था, जैसा झूठ कांग्रेस फैला रही है। सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही क्यों, मोदी के काम को पसंद करने वालों में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कह चुके हैं। न्यूजीलैंड के पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम देखकर दंग हो गए। कांग्रेस के टूल किट का फैलाया ये सारा बनावटी विवाद असल में एक बड़ी सच्चाई छुपाने की कोशिश था। असल सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब दुनिया के बड़े लीडर की श्रेणी में आ चुके हैं। पूरी दुनिया उनकी लोकप्रियता और करिश्मे को मानती है। यही वजह है कि हजारों लोग शहरों और महाद्वीपों को पार करके सिर्फ मोदी को सुनने के लिए आते हैं, चाहे वो मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम हो या दुनिया का कोई भी बड़ा वेन्यू। मोदी विरोधी टूलकिट का एक प्रोपेगेंडा फ्लॉप होता है तो वो दूसरा शुरू कर देते हैं। मोदी को इंटरनेशनल शेम और नेहरू को इंटरनेशनल फेम का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने एक और प्रोपेगेंडा फैलाया था। मोदी की गणित पर सवाल उठाकर उसे इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बताया था। ये पन्ना घुमाया था। कांग्रेस वालों ने मोदी के खिलाफ 1+1 वाला विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। आरोप लगाया था कि वो गणित नहीं जानते। एजेंडा ये चलाया गया कि मोदी 1+1 को 2 नहीं 11 कहते हैं। इसके बाद मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी। असल में हुआ यह था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जब साथ आते हैं तो 1+1 अक्सर 2 से ज्यादा होता है। मोदी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया और कहा कि 1 और 1 11, मतलब दोनों साथ मिलकर 11 की तरह मजबूत हो जाते हैं। यह अल्बनीज की बात पर आधारित एक अच्छा डिप्लोमेटिक शब्द था। यानी कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के प्रधानमंत्री को ग्लोबल स्टेज पर बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस ने क्या छिपाना चाहा, यह भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम सप्लाई बढ़ाने पर सहमति दे दी। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय ऑस्ट्रेलिया ये मंजूरी देने से मना कर चुका था। दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग भी बढ़ा, इंडो पैसिफिक को खोला।
आजाद और सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, शिक्षा और रिसर्च में सहयोग बढ़ाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बड़े पैमाने पर नए निवेश की घोषणा की, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को दिखाता है। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फिर से मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ताकि मोदी की यात्रा के बाद आए असली और बड़े नतीजों से लोगों का ध्यान भटक जाए। यही पैटर्न मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भी दिखा। उस वक्त कांग्रेस ने मोदी के भाषण का एक छोटा सा क्लिप घुमाया, जिसमें वो बार बार नंबर 8 का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने इसे ऐसा दिखाया कि मोदी की बात बिल्कुल बेसिर पैर की और बेतरतीब लग रही है। कांग्रेस ने जानबूझकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की पहले वाली बात काट दी। प्रबोवो ने कहा कि 8 उनकी किस्मत की संख्या है और वो हर काम 8 से जुड़े कॉम्बिनेशन में करते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ मोदी का 8 वाला हिस्सा वायरल कर दिया, जिससे एक हल्का फुल्का मजाकिया संवाद अचानक कंफ्यूज्ड मोनोलॉग जैसा लगने लगा। राष्ट्रपति प्रबोवो ने खुद कहा था कि 8 उनका लकी नंबर है। उसी मजाकिया मूड में मोदी ने कहा कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। 2 + 6 = 8। प्रबोवो का जन्म 17 तारीख को हुआ। 1 + 7 = 8 और अगला दिन 8 जुलाई था। आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। यह पूरी बातचीत आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट में साफ लिखी हुई है। मोदी ने प्रबोवो की बात का ही जवाब दिया था, लेकिन कांग्रेस ने एजेंडा चलाया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को लेकर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा। भारत और इंडोनेशिया के बीच चुनाव प्रबंधन और ईवीएम पर समझौता हुआ। इस समझौते ने कांग्रेस की वोट चोरी वाली अफवाहों पर भी पानी फेर दिया और दिखा दिया कि भारत अब दुनिया के लिए फ्री और फेयर चुनाव कराने का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। साफ है, कांग्रेस ने एक छोटे से मजाक को तोड़ मरोड़ कर बड़ा मुद्दा बना दिया। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। अब टेलीप्रॉम्प्टर की बात करते हैं। कांग्रेस का टूल किट मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर पर भी खूब फॉल्स नैरेटिव घुमाता है। मोदी के फॉर्मल भाषणों में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने को बार बार यह कहकर उछाला गया कि वो पूरी तरह स्क्रिप्ट पर निर्भर हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दुनिया भर के नेता जो रोज इस्तेमाल करते हैं, उसी सामान्य टूल को मोदी पर हमला करने का हथियार बना दिया। जब विदेशी राष्ट्रपति या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मोदी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक कांग्रेस उसे मोदी की अक्षमता का सबूत बताने लगती है। डिप्लोमेटिक भाषणों में हर शब्द, नाम, आंकड़े और वादे बहुत सोच समझकर तय किए जाते हैं, इसलिए तैयार भाषण पढ़ना सुनिश्चित करता है कि कोई गलती ना हो। ट्रंप हो, मैक्रो हो या दुनिया के कोई भी बड़े नेता, सब टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दरअसल असली मुद्दा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, ये तो बस मोदी को अक्षम दिखाने की कांग्रेस की नाकाम कोशिश है। एक ऐसी नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी लेकर की जाती रही है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक ऐसा ही एजेंडा कांग्रेस ने चलाया। नॉर्वे की एक पत्रकार हेली लेंग ने मोदी पर चिल्लाकर सवाल पूछा कि वो दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। कांग्रेस और उसके लोग इस स्टेज्ड झड़प को पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और अहम पल बता रहे थे। कांग्रेस ने एक चिल्लाकर पूछे गए सवाल को घबराहट और प्रेस से दुश्मनी का सबूत बना दिया। मोदी की पूरी डिप्लोमेटिक यात्रा गायब हो गई, सिर्फ ये नाटक ही खबर बन गया। खास बात यह कि हेली लिंग नाम की पत्रकार का इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखें तो सिर्फ कांग्रेस ही भारतीय पार्टी थी जिसे वो फॉलो करती थी। राहुल गांधी ने भी खुद उसके ट्वीट को कोट करके मोदी विरोधी एजेंडे को पुश किया था। नॉर्वे की यात्रा करके
मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेस ने इस हंगामे को बढ़ावा देकर ये छुपाने की कोशिश की कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा हुई थी। कांग्रेस ने ये दबाने की कोशिश की कि मोदी की नॉर्वे यात्रा में दोनों देशों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, समुद्री और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ा, भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे को शामिल किया गया। ये सब असली उपलब्धियां थीं जिन्हें कांग्रेस जानबूझकर छुपा रही थी, मोदी के खिलाफ झूठ पर झूठ फैला रही थी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आने वाले दिनों में मोदी के दुश्मनों के ऐसे सारे प्रोपेगेंडा की पोल खुलेगी, एक एक चेहरा बेनकाब होगा।